हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न टीचिंग एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे में बहुत बच्चे का डाउट रहता है, तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करके लाए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ही अच्छे से और गौर से सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे का बहुत ही अच्छा क्लास लेकर के आए हैं। इसको पढ़ लेने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन जो जीन पियाजे से पूछा जाएगा उसमें आपको डाउट नहीं होगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपको सीटेट, रीट, उत्तराखंड टेट, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग इसको बहुत ही गौर से समझिएगा। तो चलिए, पहला क्या है, हम पॉइंट वाइज बना लिए हैं इसको, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो ये है जीन पियाजे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में, और मृत्यु हुआ था 1980 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1896 में, और मृत्यु 1990 में। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसे स्विस मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। अगला है, जीन पियाजे पेशे से सबसे पहले जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जंतु वैज्ञानिक थे। समझ गए? सबसे पहले क्या थे ये? जंतु वैज्ञानिक, यानी कि जूलॉजिस्ट थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों में परिपक्वता स्तर पर और न सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। यानी कहने का मतलब हुआ, जीन पियाजे कह रहे हैं कि जब बच्चा कोई भी चीज़ के बारे में चिंतन करता है, तो या तो वो परिपक्व हो गया है, एक उसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये उसके अनुभव पर भी डिपेंड करेगा। बोल रहा है कि या तो परिपक्वता पर या अनुभव पर नहीं, दोनों पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। परिपक्वता हो जाएगा लेकिन अनुभव नहीं रहेगा, तो वो उस चीज़ के बारे में चिंतन अच्छा से नहीं कर पाएगा। इसीलिए परिपक्वता और अनुभव दोनों क्या करता है, किसी भी बच्चा के वास्तविकता के रूप में जब वो कोई भी चीज़ के बारे में वो सोचता है, चिंतन करता है, तो अनुभव और परिपक्वता दोनों काम आता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप 10 वर्ष के हैं और आपको दिल्ली के बारे में, राजधानी के बारे में कुछ पूछ दिया जाए, तो 10 वर्ष में आप दिल्ली के चित्र देखे होंगे, दिल्ली का जो है ये जानते होंगे कि ये भारत की राजधानी है, और थोड़ा थोड़ा चीज़ जानते होंगे, लेकिन आपको दिल्ली के बारे में ज़्यादा अनुभव होगा नहीं। आपको वहाँ अगर नहीं गए रहेंगे तो आपको उसके बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं रहेगा। तो यही चीज़ है, किसी चीज़ के अगर आपको उसके बारे में चिंतन करना रहेगा, तो आपको एक तो परिपक्वता होनी चाहिए उस चीज़ के बारे जानने के लिए, और दूसरा अनुभव होना चाहिए उस चीज़ के बारे में चिंतन करने के लिए। तो यही बोल रहे हैं पियाजे साहब कि कोई भी बच्चा हो और किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है, उसके वास्तविकता के बारे में अगर वो जानना चाहता है, चिंतन करना चाहता है, तो परिपक्वता और अनुभव क्या करेगा? दोनों क्या करेगा? अंतःक्रिया, दोनों मतलब क्या करेगा? दोनों बराबर का योगदान देगा, दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होगा। समझ गए इतना? अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक इनके बुक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। क्या है? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड। ये किनका बुक है? जीन पियाजे का। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है एग्जाम में। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड किसका बुक है? जीन पियाजे का। अब है एक अहंकेंद्रित भाषा। जीन पियाजे एक अहंकेंद्रित भाषा के बारे में चर्चा किए हैं। ये होता है शैशवावस्था में। अहंकेंद्रित भाषा के बारे में जीन पियाजे बोले हैं कि जीन पियाजे एक प्रयोग किया, जब जीन पियाजे ने क्या किया, एक रूम में 20-25 बच्चा को क्या किए, एक रूम में बंद कर दिए, और जीन पियाजे जब उसको देखे थोड़ा देर के बाद, तो देखा कि हर एक बच्चा, ये इस उम्र के था, तो हर एक बच्चा क्या कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है।
किससे बातें कर रहा है? खुद से, ना कि दूसरे से ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा है, वो अपने आप में ज़्यादा बातें कर रहा है। तो उसी चीज़ को जीन पियाजे क्या बोले? अहं केंद्रित भाषा। और जब बच्चा अकेले में बातें करता है, अपने काम को वो जैसे मतलब आगे क्या निर्देशित करता है किसी काम को, वो मतलब किसी काम को वो पैटर्न मतलब रास्ता दे रहा है, किसी काम के बारे में वो सोच रहा है, तो उसी बात को वाइगोत्स्की ने क्या बोले हैं? व्यक्तिगत वाक बोले हैं। क्या बोले हैं? व्यक्तिगत वाक। वो अपने काम को क्या कर रहा है? दिशा दे रहा है। जब बच्चा अकेले में बातें कर रहा है कि हम स्कूल जाएंगे, आज ये करेंगे, आज इस मैडम से ये सवाल करेंगे, आज इस सर से सवाल करेंगे, तो क्या कर रहा है? अपने काम को दिशा दे रहा है। तो इस बात को वाइगोत्स्की ने क्या बोले? व्यक्तिगत वाक। क्या बोले? व्यक्तिगत वाक। लेकिन इसी बात को जीन पियाजे क्या बोले? अहं केंद्रित भाषा। अहं केंद्रित भाषा में होता क्या है कि बच्चे सिर्फ अपने जो खुद का जो बात रहता है उसी मतलब अपने ही बात को ज़्यादा मतलब क्या करता है? इम्पोर्टेंस देता है, दूसरे की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। शिशुअवस्था के बाद आ जाता है सामाजिकृत भाषा। ये बाल्यावस्था में होता है। इसमें क्या होता है? बच्चा को अब सोचने लगता है कि हमें अकेले बात करने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे वालों का भी बात हमें क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। तो अब ये बच्चा सोचने लगता है कि हमें अकेले बोलने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, आगे वाले का भी बात हमें सुनना पड़े। तो अब उसमें कैसी भाषा हो जाती है? अब उसमें सामाजिकृत भाषा हो जाती है। तो इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा अहं केंद्रित भाषा के बजाय सामाजिकृत अधिक होता है। समझ गए? अहं केंद्रित भाषा के बजाय सामाजिकृत अधिक होता है। समझ गए? अहं केंद्रित भाषा और सामाजिकृत भाषा समझ गए। अहं केंद्रित भाषा को पियाजे बोले हैं अहं केंद्रित भाषा, और इसी भाषा को वाइगोत्स्की क्या बोले हैं? व्यक्तिगत वाक। व्यक्तिगत वाक के बारे में वाइगोत्स्की बोले हैं कि जब बच्चा अकेले में बातें करता है तो वो अपने काम को क्या कर रहता है? क्या करते हैं? दिशा निर्देश देता है। अपने काम को क्या करता है? दिशा देते रहता है कि हमें ये काम करना है, इस तरह से करना है, ऐसा अकेले में बातें करता है। तो उसे वाइगोत्स्की क्या बोले हैं? व्यक्तिगत वाक बोले हैं। समझ गए? चलिए, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड किसका बुक है? जीन पियाजे का। अब आगे समझिए। अब यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को जानने से पहले उनके कुछ संप्रत्य के बारे में जानना अति आवश्यक है। समझ गए? ये संप्रत्य अगर समझ गए तो आपको पियाजे के अवस्था के बारे में समझने में कुछ मतलब ऐसा समझिए, कुछ समझने में ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। समझ गए? तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है संक्रिया, इंग्लिश में ऑपरेशन बोलेंगे इसको। संक्रिया समझते हैं। इनके जो संज्ञानात्मक विकास है उनमें ये सब वर्ड क्या होता है? आता है। तो यही सब वर्ड को हम ले करके एक जगह समझा रहे हैं। संक्रिया किसे बोलेंगे हम? तो संक्रिया में हम क्या करते हैं? ऑपरेशन, यानी कि क्या करते हैं? इसमें किसी भी चीज़ को तोड़ना। ऑपरेशन मतलब किसी को तोड़ के उसको बिगाड़ के क्या करना? पहले जैसा बनाने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ पे लिखे हैं कि किसी वस्तु को बिगाड़ कर या तोड़कर पहले जैसे बनाने की कोशिश करना क्या है? संक्रिया कहलाता है। ये बच्चों में ज़्यादा होता है। खिलौना दे दीजिए, वो क्या करेगा? तोड़ के उसको फिर से बनाने की कोशिश करेगा। अब देखिए, अगला है, जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। बोला गया है कि जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो क्या करता है? मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। समझ गए? देखिए दोस्तों, वस्तु अस्थायित्व दूसरा है। वस्तु अस्थायित्व, इसमें वस्तु भले ही सामने में न हो लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। कहने का मतलब बच्चों को अब हम ठग नहीं सकते हैं। इसमें वस्तु अस्थायित्व में हम ठग नहीं सकते हैं। क्या करते थे? जब बच्चे के पास कोई वस्तु रहता था, अगर वो उस चीज़ का हमें काम हो गया तो अगर बच्चों से लेते थे तो वो देना नहीं चाहता है, लेकिन जब ले करके उसे ऊपर फेंक देते थे, बोलते थे कि पक्षी लेकर चल गया, तो वो जब इस अवस्था में नहीं रहता है तो वो समझ जाता था कि सही में कोई लेके चल गया। लेकिन जब वो संवेदी पेशी अवस्था के लास्ट में जब प्रवेश करता है, संवेदी पेशी अवस्था के लास्ट में रहता है, तो उसमें ये गुण आता है। अब उसके पास से कोई भी वस्तु लेकर के आप फेंक दीजिए, आप बोलिए कि कोई वो नहीं है, वो समझ जाता है कि वस्तु कहीं ना कहीं है।
तो यही चीज़ है, वस्तु उसके सामने में नहीं है फिर भी अब उसके सामने में उसका अस्तित्व बना रहता है। समझ गए? चलिए आगे समझते हैं जीववाद। ये बच्चे इसमें क्या करते हैं, सजीव को भी निर्जीव समझते हैं। जैसे धरती पर गिर गया बच्चा चलते चलते, अगर हम धरती को क्या करते हैं, समझ देखते हो बच्चे को जब गिर जाता है तो हम उस चीज़ पर धरती पर एक थप्पड़ मार देते हैं और बच्चा को बोल देते हैं कि ये इसको भी हम मार दिया, अब ये भी रो रहा है। तो बच्चा क्या करता है, समझ जाता है कि सही में इसको भी चोट लगा है और ये भी रो रहा है। गाड़ी लाते हैं उसके लिए, गाड़ी को क्या करता है, वो सजीव समझता है। डॉक्टर बना करके, नर्स बना करके, टीचर बना करके वो क्या करता है, पुतला बना, गुड़िया बना करके वो समझते रहता है कि इसमें क्या है, जीवन है, ये हमारे तरह ही चलता है, खाता पीता है, ऐसा समझता है। यानी कि सजीव को भी निर्जीव समझना क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है। अब समझते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार। वह प्रवृत्ति जो हमें सीखनी नहीं पड़ती है, हमें जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियात्मक, भूख लगना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, ये हमारा मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार है। इसे हम सीखते नहीं हैं, ये हमें जन्मजात होती है। अब है प्रतिवर्ती क्रिया। ऐसी क्रिया जिसे हम बार बार दोहराते हैं, जैसे ये बच्चों में पाया जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया संवेदी पेशी अवस्था में बार बार दोहराने की, चूसने की प्रक्रिया जो होती है वो बार बार करता है। अगर किसी को देख के हंस रहा है तो हंसने की प्रक्रिया बार बार करेगा, तो ये होगा प्रतिवर्ती क्रिया, किसी क्रिया को बार बार दोहराना। अब है स्कीम। स्कीम ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यकरण किया जा सके, जैसे योजना, सूचना, स्टोर, ऐसे यहाँ पे स्कीमा होगा। समझ गए? यहाँ पे क्या होगा, स्कीमा होगा। तो स्कीमा हम लोग समझते हैं, स्कीमा एक ऐसा, जैसे समझिए स्कीमा हमारा क्या है, स्टोर हाउस है। स्कीमा में हमारे दिमाग में क्या रहता है, स्कीमा में क्या रहता है, जितने भी चीज़ हम देखते हैं, सोचते हैं, सब क्या है, हमारे स्कीमा में फिट रहता है। ये क्या है, स्कीमा है, ये स्कीमा। स्कीमा तो स्कीमा क्या है, हमारा एक तरह से सूचना हाउस है या योजना का हाउस है, ये पावर हाउस है, स्टोर हाउस कह सकते हैं। ये क्या है, स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस यानी कि जितने भी सूचना रहता है वो क्या रहता है, हमारे दिमाग में एक जगह रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा। उसी स्कीमा से हम निकाल के कोई भी चीज़ हम बोलते हैं। सारा चीज़ हमारे दिमाग में जितना भी अनुभव है सब हमारे स्कीमा में क्या है, फिट है। तो वही ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यकरण किया जा सके। जैसे अगर पक्षी देखते हैं तो पक्षी वाले स्कीमा का हम यूज करते हैं, जानवर देखते हैं तो जानवर वाले स्कीमा का यूज करते हैं, भोजन देखते हैं तो भोजन वाले स्कीमा का यूज करते हैं। तो हमारे दिमाग में एक स्टोर हाउस बना हुआ है, जितने भी चीज़ हम देखे हुए हैं उसका अनुभव एक पैटर्न हमारे दिमाग में सेट है, सबका अलग अलग पार्ट। ये जैसे एक मान लिया स्कीमा है, इसमें अलग पक्षी का पार्ट है, यहाँ पे जानवर का पार्ट है, यहाँ पे खाना का पार्ट है, यहाँ पे पढ़ने का पार्ट है। यहाँ पे अगर हमें पक्षी देखे तो पक्षी के बारे में बात करना है तो हम पक्षी के स्कीमा से हम बात निकाल लिए। जानवर देखे तो जानवर की अगर बात करना है तो जानवर के स्कीमा से हम वो बात निकाल लिए। समझ गए? तो स्कीमा क्या है, एक हमारा स्टोर हाउस है जहाँ पे सारा बात जो है, जितने भी ज्ञान है वो क्या रहता है, वहाँ पे स्टोर रहता है। समझ गए? चलिए स्कीमा समझ गए आप लोग। अब है अनुकूलन, एडप्टेशन। बालकों में वातावरण के साथ अनुकूलन करने की जन्मजात क्षमता होती है। क्या होती है, बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई, बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। समझ गए? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ये बच्चों में क्या होता है, जन्मजात प्रवृत्ति है। बच्चों को जो भी जानकारी मिलती है उसे अपने अनुसार ढाल लेता है, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन एक तरह से ऐसा समझिए, जब बच्चों में ये क्या होता है, जन्मजात होती है। जैसे बच्चा अगर जन्म लिया तो वो नए वातावरण में आया, वहाँ पे वो अनुकूलित वो क्या स्वयं कर लेता है, स्वयं इस वातावरण में ढल जाता है, तो वो क्या है, अनुकूलन। ये उसमें जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो अनुकूलन दो तरह से होता है। अनुकूलन कितने तरह से होता है, तो दो तरह से। एक होता है आत्मसातकरण और दूसरा होता है समायोजन। तो आत्मसातकरण और समायोजन को हम समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे को इसमें डाउट रहता है, तो आज हम वो चीज़ क्लियर करना चाहते हैं। चलिए समझते हैं आत्मसातकरण और समायोजन। इसके लिए हम एक नोट लाए हैं, ये नोट हम DLED से लिए हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोगों के सामने रख देते हैं, समझ जाइए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे समझिए संज्ञानात्मक विकास का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या है? संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास, जैसे तर्क करना, समस्या समाधान करना, ये सब जितना भी है, बुद्धि, चिंतन, कल्पना, ये सब क्या है? हमारी संज्ञानात्मक योग्यता है। समझ गए? तो ये सब क्या है? ज़्यादातर अमूर्त रहता है। इसे क्या, ये सब ज़्यादातर क्या रहता है? संज्ञानात्मक विकास जितने भी है वो ज़्यादातर अमूर्त होता है। समझ गए? जिसे हम प्रतीकात्मक के रूप में समझ सकते हैं। सूझ, प्रत्याशा, जटिल, नियम, उपयोग, प्रतिमा, विश्वास, अप्रिय, अभिप्राय, समस्या समाधान तथा अन्य शामिल होते हैं। इस तरह से हमें क्या होता है? हमारे संज्ञानात्मक विकास में ये सब शामिल रहता है। ये सब अमूर्त है। अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे यानी और जेएस ब्रूनर का इसमें ज़्यादा योगदान है। ब्रूनर को भी आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, ये बोले हैं जीन पियाजे ने। पियाजे का सिद्धांत, या इसको निर्माणवादी भी बोला जाता है, या विकासात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है। पियाजे के सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत को क्या बोला जाता है? निर्माणवादी सिद्धांत या विकासात्मक सिद्धांत। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भी आए हैं, पूछ देगा निर्माणवादी सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, पूछ देगा। तो इसमें से कौन होगा? तो जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे का योगदान सर्वोपरि है। किसका योगदान सर्वोपरि है? जीन पियाजे का। वे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, हम बता चुके हैं। उनका जन्म 1896 में हुआ और मृत्यु 1980 में हुआ। उनका प्रशिक्षण वास्तव में जीव विज्ञान में हुआ था। किसमें? जीव विज्ञान में हुआ था। उन्होंने 1923 से 1932 के बीच 5 पुस्तकों को प्रकाशित कराया, जिनमें संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो का प्रतिपादन किया था। उसी बीच में इसका भी प्रतिपादन हुआ। पियाजे के सिद्धांत में कई संप्रतियों का उल्लेख किया गया है, जिसे निम्नलिखित मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। उनका संप्रत्य अभी पढ़ रहे हैं ना, तो वही चीज़ आगे हम आ गया है। यहाँ पे दिया हुआ है कि उनका प्रशिक्षण वास्तव में किस में हुआ था? जीव विज्ञान में हुआ था। यानी कि हम जूलॉजी बताए हैं ना, तो जूलॉजी में ही हुआ था उसका, और जीव विज्ञान में भी हुआ था। ज़्यादा कहीं कहीं आप जीव विज्ञान देखें, कहीं कहीं जूलॉजी भी आप जूलॉजिस्ट के रूप में आप उसको देखेंगे। समझ गए? चलिए अब उसको समझते हैं। मेन यहाँ पे अनुकूलन है। अनुकूलन के बारे में हम बताए हैं कि ये क्या होता है, उसमें जन्मजात क्षमता होता है, और आत्मसातकरण और समायोजन के बारे में भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे पियाजे के अनुसार, पियाजे के सिद्धांत के अनुकूलन का संप्रत्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका संप्रत्य में सबसे ज़्यादा अनुकूलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है ना? अनुकूलन की प्रवृत्ति क्या होती है? बालकों में जन्मजात होती है। अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। क्या है अनुकूलन? क्या कहलाता है? वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। यानी कि किसी भी नए वातावरण में गए, वहाँ के अनुसार ढल जाना क्या है हमारा? वह अनुकूलन है। यह 2 तरीके से होता है। यह एक जिन्हें आत्मसातकरण कहते हैं और दूसरा समायोजन कहते हैं। आ गया, वहाँ पे आ गए हम, आत्मसातीकरण और समायोजन पे हम आ गए हैं। तो देखिए, पहले आत्मसातकरण इस लाइन में हम समझते हैं। जब कोई बालक किसी परिचित परिस्थिति, इसको हम उदाहरण से भी समझेंगे, अभी पहले इसको समझ। जब कोई बालक किसी परिचित परिस्थिति या नई परिस्थिति में होता है, तो वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है। क्या समझे आप लोग? तो क्या समझे यहाँ पर? क्या समझे कि जब कोई बालक किसी परिचित परिस्थिति या नई परिस्थिति में होता है, तो क्या करता है? वो पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है। यदि उसका यह व्यवहार प्रतिरूप सफल प्रमाणित होता है, तो वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाता है। इसे ही पियाजे ने आत्मसातकरण की संज्ञा दी है। समझ गए? अब आप लोग आत्मसातकरण को यहाँ पे समझिए। आत्मसातकरण, इसका हम उदाहरण समझाते हैं आप लोगों को। तो आत्मसातकरण का सबसे बेहतर एग्जाम्पल हम आपको अपने, मतलब हम सब गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव का हम एक परिभाषा दे रहे हैं आपको। इससे आप ज़्यादा समझ जाइएगा, जल्दी समझ जाइए। ऐसा देखिएगा, कभी कभी होता है क्या कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में तो सब आदमी नल देखे होंगे, नल का टोंटी देखे होंगे। तो ये जो नल होता है गांव में, मतलब ज़्यादातर देखेगा, 90% जगह देखेगा गांव में कि घुमाने वाला रहता है दाहिने साइड, या नहीं तो हाँ दाहिने साइड घुमाने का के लिए रहता है, और उससे घुमाते हैं तो पानी निकल जाता है। लेकिन कभी कभी अगर हम सब गांव से कभी मार्केट जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि
पानी का जो नल रहता है, टोंटी रहता है, वो क्या होता है कि अजीब तरह का रहता है, उसमें घुमाने वाला रहता ही नहीं है। अब हम वहाँ पे क्या करें, हम तो क्या कर रहे हैं, अपना आत्मसातकरण का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे घुमाना चाहते हैं उसको, लेकिन घूम नहीं रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि कहीं पे खड़े हो जाते हैं, एक साइड में बैठ जाते हैं। बैठ के अब ये देखते हैं कि वहाँ पे कोई आए और उसको देखेंगे कि वो किस तरह से पानी उसमें से निकालता है। समझ गए? तो अब वो क्या करेगा, वहाँ पे हाथ रखेगा तो पानी निकलेगा। तो अब हमारे दिमाग में एक आएगा, ओहो इसमें इस तरह से पानी निकलता है। तो ये क्या हो गया, अब जो हम वो चीज़ सीख गए नया, वो तो हमारा समायोजन हो गया, लेकिन हम जो गांव से आके उस नल को अपने तरह से उसको खोल रहे थे, उस तरह से करना चाहते थे, तो वो क्या था, हमारा आत्मसातीकरण। यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उसको करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा आत्मसातकरण हुआ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो गाय को देखता है, कहीं पे देखा काला गाय देखा, और उसके पास वो देखता है कि उसके पास 4 पैर है, मतलब इस तरह से देखता है। अगर कहीं पे वो उसी तरह से अगर काला, वो वहाँ पे गाय देखा, काला गाय, समझ गए, अब आगे चल के वो उजला गाय देखेगा, तो वो क्या करेगा, उस काले गाय के अनुसार उसको भी देखेगा वो। लेकिन ये जब वो उस तरह से, जब पूर्व ज्ञान के आधार पर जब देख रहा है, तो वो क्या है, उसका आत्मसातकरण है। लेकिन जब उसको उसके स्कीमा में क्या करेगा, अब वो जब बदलाव कर लेगा, तो बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। और जब पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नई परिस्थिति में वही पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका जो हम प्रयोग करते हैं, पूर्व ज्ञान ही प्रयोग करते हैं, पुरानी स्कीमा का ही हम यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आत्मसातकरण। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर है आत्मसात, इस प्रकार बालक उस परिस्थिति में अनुकूलित हो जाता है या उस परिस्थिति के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेता है। दूसरी ओर यदि वह नवीन परिस्थिति में बालक वह पूर्व स्थापित व्यवहार प्रतिरूप विफल हो जाता है, तो वह उसमें परिवर्तन लाता है, जिसे पियाजे ने समायोजन कहा है। जब वो उसका पूर्व ज्ञान मतलब यूज नहीं होता है, तो अब क्या करता है, उसमें बदलाव जब करता है, तो वो उसका समायोजन कहलाता है। समझ गए? ऐसा समझिए कि जब हम रोटी खाते हैं, रोटी खाते वक्त रोटी के बारे में हम सारा चीज़ जानते हैं, गोल होता है, मतलब ये गोल होता है, इसको हम तोड़ के खाते हैं सब्जी के साथ, जो मतलब दाल के साथ खाते हैं। लेकिन जब हमें तंदूर मिलता है, तो तंदूर रोटी को भी हम क्या करते हैं, उसी रोटी की तरह खाने लगते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा आत्मसातकरण था। लेकिन जब पिज़्ज़ा हमको मिला, तो पिज़्ज़ा को जब हम उसी रोटी की तरह खाएंगे, तो क्या होगा, वो हमारा पूर्व ज्ञान वहाँ पे विफल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे पूर्व ज्ञान का यूज करें, तो यहाँ तक तो आत्मसातकरण है। लेकिन जब उसमें हम संशोधन करेंगे, कुछ नया जोड़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा समायोजन हो जाएगा। समझ गए हमारा? तो हमें जहाँ तक लगता है कि आप लोग आत्मसातकरण और समायोजन को समझ गए होंगे। आत्मसातकरण समझे? आत्मसातकरण कहने का मतलब आत्मसातकरण का हुआ कि पूर्व ज्ञान को हम अपने नई परिस्थिति में उसी तरह यूज करते हैं। लेकिन जब उसमें हम बदलाव करते हैं, पूर्व ज्ञान हमारा विफल हो जाता है, तो हम उसमें जब बदलाव करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा समायोजन हो जाता है। जब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आराम से इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी भी आपको, हमें उम्मीद है कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे है साम्य धारण। देखिए आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। समझ गए? इस बीच में जब संतुलन होता है, तो हम इसको दोनों को क्या बोलते हैं, आत्मसातकरण, साम्य धारण कहते हैं। तो आत्मसातकरण तथा समायोजन के बीच संतुलन लाने की, आत्मसातकरण होते समय हम क्या रहते हैं, मतलब यहाँ पे आगे दिया गया है कि जब हम आत्मसातकरण करते हैं, तो यहाँ तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए जब आत्मसातकरण और समायोजन के बीच जब मतलब क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो उस बीच को हम क्या कहते हैं, साम्य धारण कहते हैं। समझ गए? अब आता है संरक्षण। संरक्षण भी समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संरक्षण ये आकृति में होता है। किस चीज़ में होता है? आकृति में। किस चीज़ में होता है? आकृति में होता है। तो
संरक्षण यहाँ पे दिया है, संरक्षण का अर्थ वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को समझने और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन में अंतर करने की प्रक्रिया है। समझ गए। दूसरे शब्दों में संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा बालक एक ओर वातावरण में के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी ओर वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करता है। इसको हम समझते हैं संरक्षण को इस तरह से हम समझ सकते हैं। संरक्षण का मतलब हुआ कोई भी आकृति के बारे में समझना। समझ गए। जैसे अगर हम यहाँ पे भी बनाए, किसी बच्चे को पूछे ये भी बना के और डब्लू बना दिए, समझ गए, या पी बना के हम इसको बी बना दिए, तो उसको हम पूछेंगे कि पी कहाँ गया, तो वो बता देगा। पी और बी को वो इस तरह से अलग कर देगा, ये अलग अलग कर देगा। तो ये हुआ संरक्षण। जैसे ये हुआ, ये पहला आकृति हुआ इस तरह से। अब उसको पूछेंगे पहले वाली आकृति कहाँ गया, तो वो बता देगा। ये है, ये संरक्षण यही हुआ। संरक्षण के उसके बीच का अंतर को क्या करता है, वो समझ जाता है। वो रंग रूप जो आकार में परिवर्तन हुआ है वो उसको समझ जाता है। लेकिन जब संरक्षण का अभाव होता है तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। जैसे भी हुआ और उसको डब्लू बना दिया और भी उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ गया। ये पी है, इसको बी बना दिया, उसको पता ही नहीं है कि ये पी कहाँ गया। तो ये ऐसा होता है उस बच्चों में संरक्षण के अभाव में। तो संरक्षण का अभाव ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है और संरक्षण का गुण जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में आता है। समझ गए। ये सब चीज़ समझेंगे। संरक्षण समझ गए। ये आकृति में पाया जाता है। आकृति के रंग रूप और जो रंग रूप और उसमें आकार में परिवर्तन हो जाने से वो उस चीज़ को क्या करता है, संरक्षण में समझ जाता है। और संरक्षण के अभाव में उस चीज़ को नहीं समझ पाता है। असंरक्षण बोलिए या संरक्षण का अभाव बोलिए, उस चीज़ को वो नहीं समझ पाता। चलिए, यहाँ पे स्कीमा था। स्कीमा के बारे में हम बता चुके हैं। पियाजे के अनुसार स्कीमा का अर्थ ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यकरण संभव है। यह संप्रत्य वस्तु संज्ञानात्मक संरचना तथा मानसिक प्रचालन के संप्रत्यों के गहरे रूप से संबंध है। ये जो भी हमारी संज्ञानात्मक संरचना है उसके बारे में क्या है, ये जो हमारे दिमाग में फिट है बात, वो जो जितने भी ज्ञान है, अनुभव है, वो हमारी स्कीमा है। और स्कीम्स होता है जो ये हमारा संगठित पैटर्न होता है जिसको हम बार बार दोहरा सकते हैं, वो क्या होता है, स्कीम्स कहलाता है। जैसे हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो वो हमारा स्कीम्स हुआ। सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वो हमारा स्कीम्स हुआ। ये हमारा संगठित पैटर्न हुआ जिसे हम बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, वो हो जाता है हमारा स्कीम्स। समझ गए। एक होता है विकेंद्रन। विकेंद्रन में बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ के चिंतन करता है तो वो उसको विभिन्न तरह से सोच सकता है। और एक होता है केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण में बच्चा किसी भी चीज़ को एक ही ढंग से सोचता है। समझ गए। तो आगे हम देखते हैं। आगे है यहाँ पे और समझिए अविलोम्यता या अप्रतिवर्ती या अपलटावली या अनुत्क्रमणशीलता। तो इसमें क्या होता है, बच्चा मूल बिंदु से वापस नहीं आ पाता है। मूल बिंदु से वापस नहीं आ पाता है। समझ गए। जैसे हम इसको ऐसे करके इस तरह से कर दिए तो बच्चा जो है मूल बिंदु से वापस इसमें नहीं आ पाता। जैसे मतलब कोई भी चीज़, जैसे 3 और प्लस 2 बताए कि 5 हुआ, 5 हुआ, या 10 भागा 2 कितना हुआ, 5। तो ये तो समझ जाएगा बच्चा 5 हुआ, लेकिन किस तरह से हुआ वो उस चीज़ को नहीं। 5 जो बोलेंगे, 5 जो है मतलब 10 भागा 2 5 हुआ, तो बोलेंगे कि इसी को बोलेंगे कि अब जो है इसमें से 2 कैसे लाएंगे या फिर 10 कैसे लाएंगे, तो वो उसमें ये इस चीज़ का विकास नहीं हो पाता है उसमें। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणशीलता या अविलोम्यता या अप्रतिवर्ती या अपलटा वाली बोलते हैं। समझ गए। और विलोम्यता में इस चीज़ को वो बता देता है, यानी मूल बिंदु से वापस आ जाता है। समझ गए। वो इस चीज़ को अब बता देगा। यह गिनती और अक्षर में पाया जाता है। अविलोम्यता या अपलटावली ये सब क्या होता है, गिनती और अक्षर में पाया जाता है। और संरक्षण जो था वो आकृति में पाया जाता है। ये संरक्षण समझ गए। संरक्षण समझ गए, बता दिए थे। किसी भी आकृति और जो आकृति के रंग रूप आदि में जो है आकार में परिवर्तन हो जाना संरक्षण है। और असंरक्षण या संरक्षण का अभाव, उस चीज़ को वो नहीं बता पाता है। इस चीज़ में मूल बिंदु से वापस नहीं आ पाता है और इस चीज़ में वापस आ जाता है। समझिए एक तरह से। अब महत्वपूर्ण लाइन है।
अहं केंद्रित भाषा किसने बोले हैं? जीन पियाजे बता चुके हैं। अहं केंद्रित भाषा खुद के बारे में ज़्यादा बातें करना, खुद से बातें करना, उसी चीज़ को वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वाक्य बोले हैं। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत कौन दिए हैं? जीन पियाजे। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, कौन बताए हैं? जीन पियाजे। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इसको जीन पियाजे ने बहुत बड़ी बात कही है बच्चों के बारे में कि बच्चे क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चा जो भी चीज़ करता है वो उस चीज़ को क्या करता है? परीक्षण करके सीखता है, समझ गए? कहने का मतलब जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चा को जब तक आप बच्चा को कितनों आप किताब पढ़ा दीजिए, उसको बोल दीजिए कि बेटा ये इस तरह से नहीं हो, ये इस तरह से होता है, इसे ये मतलब ये काम नहीं करना है, ये चीज़ करने से नुकसान होगा, ये चीज़ करने से मतलब खराबी करेगा, तो वो उस चीज़ को बच्चा तत्काल के लिए समझ जाएगा, लेकिन वो खुद से वो करके देखेगा। जैसे घर में मोबाइल रखा हुआ है, आप बच्चे को बोल दीजिएगा कि मोबाइल बेटा गिराना नहीं, टेबल से फूट जाएगा। अब बच्चा तभी आपका बात सुन लिया, लेकिन आपका बात वो मानेगा नहीं। वो क्या करेगा? खुद से करके देखेगा, वो गिरा देगा, मोबाइल गिर जाएगा, फूट जाएगा। अब वो शांति से बैठ जाएगा, समझ गए? और जब आप उसको आप उसको मतलब ऐसा क्या करेगा? वो अब समझ गया कि मोबाइल गिरने से क्या होता है? फूट जाता है। अब उस चीज़ को वो दोबारा नहीं करे। जैसे वो देखते देखेगा बच्चा जब लालटेन को छू देता है, मतलब छूने जब तक वो नहीं छू रहता है तब तक समझता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब छू लेता है तो क्या होता है? उसको जब हाथ जलता है समझ जाता है कि इसको छूने से क्या होता है? हाथ जल जाता है। तो अब उस चीज़ को क्या करे? वो करके सीख लेगा। तो यही होता है बच्चा को नन्हा वैज्ञानिक जीन पियाजे इसीलिए बोले हैं। अनुकूलन की प्रक्रिया किसने बोले हैं? जीन पियाजे क्या बोले हैं कि अनुकूलन की प्रक्रिया बच्चों में जन्मजात होती है। ये दो तरह से होता है, एक आत्मसातीकरण और दूसरा समायोजन। आत्मसातीकरण में हम पूर्व ज्ञान का यूज करते हैं, और जहाँ पे हमारा पूर्व ज्ञान विफल हो जाता है और उस चीज़ में हम बदलाव करते हैं तो वो हमारा समायोजन हो जाता है। समझ गए? आगे समझते हैं। बच्चे अपने समाज का सृजन करते हैं, ये बोले हैं जीन पियाजे। बच्चे अपने समाज का सृजन करते हैं, बच्चे अपने विचार का सृजन करते हैं। यहाँ पे विचार होना चाहिए, समझ गए? क्या होना चाहिए? विचार। यहाँ पे पहले विचार जन्म लेता है, भाषा बाद में। जीन पियाजे बोले क्या? कि पहले विचार जन्म लेता है और भाषा बाद में। और इसी को वाइगोत्स्की बोले हैं कि पहले भाषा जन्म लेती है और विचार बाद में जन्म लेता है। समझ? ये बस पॉइंट याद रखिएगा। बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, ये कौन बोले हैं? जीन पियाजे। बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, किसने बोले हैं? जीन पियाजे। अब संज्ञानात्मक विकास के चरण पढ़ेंगे। सभी चरण क्या है? स्थिर है, एक दूसरे क्रम का अदला बदली नहीं हो सकता है, एक क्रम के बाद ही एक क्रम आएगा। हर एक चरण जो है यहाँ पे चरण होगा, गुणात्मक रूप से क्या होता है? आगे बढ़ता है, जिसमें हर एक चरण में नए नए गुण का विकास होता है। सभी चरण क्या है? क्रम स्थिर है, इसे बदला नहीं जा सकता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे बोलेंगे? जीन पियाजे। विकास यहाँ पर हम दिखाए थे आपको, विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर निर्माणवादी सिद्धांत, तो इसे हम क्या बोलेंगे? विकासात्मक मनोविज्ञान का पिता किसे बोलेंगे? जीन पियाजे को। चलिए अब यहाँ पे है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के क्या है? विकास के 4 प्रमुख अवस्थाओं की चर्चा की गई जो निम्नलिखित है। तो पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, या संवेदी गामक बोलिए, या इंद्रिय जनित गामक बोलिए अवस्था। ये इसका बहुत सारा नाम है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। संवेदी पेशीय कहीं पे दे देगा, कहीं पे पेशीय दे देगा, कहीं पे संवेदी गामक दे देगा, कहीं पे इंद्रिय जनित गामक अवस्था दे देगा। तो इस चीज़ की, इस अवस्था की अब सिर्फ हम विशेषता समझते चलेंगे। इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है बच्चों में। वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व हम समझा दिए हैं, ये लास्ट एज में जो है इसका वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। जब ये उपावस्था पढ़ेंगे तो आप समझ जाइए। वस्तु अस्थायित्व यानी कि वस्तु भले ही न हो लेकिन उसके बारे में उसका अस्तित्व बना रहता है। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार यानी कि मूल प्रवृत्ति के आधार पर, जो मूल प्रवृत्ति हम समझा दिए हैं कि ये क्या होता है? जन्मजात होता है। तो ये मूल प्रवृत्ति इसमें ज़्यादातर यूज करते हैं, जैसे रोना, हंसना, ये सब चीज़ ज़्यादा यूज करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि इसमें चूसने की क्रिया सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में चूसना सबसे ज़्यादा उसमें प्रबल रहता है। इंद्रियों द्वारा अधिगम, इसमें इंद्रियों के द्वारा सीखता है। जो 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इस चीज़ से बच्चा इसमें ज़्यादा सीखता है। इंद्रियों का प्रयोग करके ही सीखता है। ये एग्जाम में आता भी है कि इंद्रियों का प्रयोग किस अवस्था में ज़्यादा होता है, तो ये संवेदी पेशीय अवस्था में। मानसिक निरूपण यानी कि दिमाग में क्या करता है? वो चित्र बना के
चित्र बनाना स्टार्ट कर देता है, मानसिक निरूपण। अब समृद्धि पेशी अवस्था के 6 उप अवस्था है, तो वो देखते हैं। पहला है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, ये जन्म से लेकर 30 दिन तक होता है। बालक में चूसने की क्रिया सबसे प्रबल होती है इसमें। दूसरा प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये 1 से 4 माह होता है। शिशुओं की प्रतिवर्ती क्रिया अनुभूतियों द्वारा दोहराई जाती है और एक दूसरे को से साथ समर्पित होती है। अब उसी चीज़ को क्या करेगा, अनुभूति के द्वारा वो उसको दोहराएगा। इस चीज़ में वो अनुभूति उसके बारे में नहीं समझता रहता, लेकिन अब वो उस चीज़ को समझने लगता है। यानी दूध जो पीता है, अब उस चीज़ के बारे में वो समझने लगता है। इस टाइम में आप देखेगा उसको, आप जहाँ जो भी चीज़ मुंह में देखेगा वो उसको चूसने लगता है, समझ गए। अब अनुभूति के द्वारा वो चूसता है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, ये 4 से 8 माह का है। इसमें वस्तु को क्या करता है, उलटता पलटता है, छूता है और देखता है। इसमें शरीर के प्रतिवर्ती क्रिया भी होता है। कोई जैसे पैर पटकता है, तो जैसे उसको एक बार पलटा दीजिएगा तो उसको अच्छा लगेगा, तो वो बार बार पलटेगा, समझ गए। ऐसी अनुक्रिया को दोहराना जो उसे सुनने या करने में रोचक लगता है। जैसे हंसेगा तो हंसना, वो चाहेगा कि बार बार हम हंसे, कुछ भी करिए वो हंसेगा, समझ गए। तो ये चीज़, ये गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था है, 4 से 8 माह। चौथा है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, ये 8 से 12 माह का है। इसमें खिलौना को ढूंढना तथा अनुकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। खिलौना को आप चुरा कर रख दीजिए, उसको ढूंढना स्टार्ट कर देगा वो। एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में सामान्यीकरण करना प्रारंभ हो जाता है, समझ गए। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह। वस्तुओं के गुणों एवं प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने लगता है, यानी खिलौनों को तोड़ करके वो इस चीज़ में वो सीखेगा इस अवस्था में। शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम होने लगता है। अब शरीर को ज़्यादा हिलाएगा, मतलब इधर उधर कम फेंकना बंद करेगा। जिसमें इससे पहले वाली अवस्था में क्या करता है, शरीर को ज़्यादा प्रतिवर्त क्रिया, यानी कि शरीर को बार बार क्या करता है, इधर उधर करते रहता था। अब वो उसमें अभिरुचि कम हो जाता है। उत्सुकता अभिप्रेरणा प्रेरक अधिक प्रबल हो जाता है। वो उत्सुकता उसमें ज़्यादा हो जाता है कि हम उठें, दौड़ें, चलें, ये सब उसमें ज़्यादा उत्सुकता होने लगता है। वस्तु को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि विधि, ये थॉर्नडाइक दिए हुए हैं, तो इस विधि से ज़्यादा बच्चा सीखता है। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, ये 18 से 24 माह है। इसी में वस्तु अस्थायित्व का गुण आता है, समझ गए। वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया प्रारंभ कर देता है और वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। अब पूर्व संक्रिया प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। एक होता है अहं केंद्रित, इसमें जो विशेषता है अहं केंद्रितता, यानी स्वार्थीपन होता है इसमें। प्रतीकात्मक विचार, यानी कि कुकर को देख कर समझ जाएगा कि उसमें चावल बनता है, पेन को देकर समझ जाएगा कि इससे लिखता है, पेंसिल को देकर समझ जाएगा इसको लिखा जाता है, तो ये प्रतीकात्मक विचार होगा। एक होता है अविलोम्यता, अविलोम्यता समझा दिए कि मूल बिंदु से वापस नहीं आ पाता है। अब संरक्षण का अभाव, इसमें भी आकृति में पाया जाता है और ये शब्द और अक्षर में पाया जाता है, तो इसमें भी मूल बिंदु से वापस नहीं आ पाता है। केंद्रीकरण, किसी चीज़ के बारे में एक ही ढंग से सोचना है, दूसरे के विचारों या दृष्टिकोण को न समझ पाना। इस अवस्था में पानी लाने बोलिए तो वो ज़्यादातर अनसुना कर देता है। जीववाद, निर्जीव को सजीव को भी निर्जीव समझना। गिनती या वर्णमाला का क्रम की शुरुआत हो जाता है इसमें। भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है इस अवस्था में। नए सूचनाओं और अनुभवों को संग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। संग्रहण की प्रवृत्ति इस अवस्था में आ जाता है। नए नए चीज़ को औजार बक्स में देखेगा, बैग में मतलब जमा करके रखते रहता है। मोर को देखेगा, मोर के पंख को जो कॉपी में रखता है, तो यही हुआ प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था का ये विशेषता हो, संग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक या ठोस संक्रियात्मक या अनौपचारिक संक्रियात्मक, 7 से 11, ये इसका नाम हुआ। 3 नाम याद रखेगा। इसमें ये विलोम्यता आ जाता है, या मूल बिंदु से वापस आ जाएगा। इसमें भी वो मूल बिंदु से वापस आ जाएगा। ये संरक्षण, ये आकृति में होता है, यानी कि V से W बना दिए तो ये अब उस चीज़ को समझ जाएगा। विकेंद्रीकरण, किसी भी चीज़ के बारे में मतलब अब कई तरीक़ा से सोच सकता है। क्रम, आरोही अवरोही क्रम का विकास हो जाता है उसमें। गणितीय संक्रिया, जोड़ घटाव गुना भाग, 4 संक्रिया है, जोड़ घटाव गुना और भाग, इस चीज़ को अब करने लगता है अच्छा से। वर्गीकरण का विकास हो जाता है, यानी अलग अलग करके सीखना। श्रृंखला का विकास हो जाता है। समानता एवं अंतर वो समझ जाता है। तार्किक चिंतन, क्या कैसे क्यों का सवाल वो करने लगता है इस अवस्था में। अब है औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक, 11 से ऊपर है, बिना देखे अब अमूर्त चिंतन इसमें प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या था, तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है, उसमें तर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसमें जो भी सोचता है वो मूर्त रूप से सोचता है। किस रूप से सोचता है, मूर्त रूप से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सोचता है, यानी प्रत्यक्ष रूप में कोई चीज़ रहेगा तभी उसके बारे में वो सोच सकता है। लेकिन अब इस अवस्था में वो तार्किक रूप से, अमूर्त रूप से भी सोच सकता है। ताजमहल के बारे में पढ़ा रहे हैं
तो अब ताजमहल सामने में नहीं भी रहेगा तब भी वो समझ जाएगा, लेकिन इस अवस्था में वो नहीं समझ पाता है, इसमें उसको चित्र दिखाना पड़ेगा। तार्किक चिंतन परिपक्व होने लगता है, अब सारे चिंतन यानी कई तरीक़ा से सोचना अब स्टार्ट कर देता है। परिकल्पनात्मक चिंतन यानी कि परिकल्पनात्मक चिंतन हो गया ऐसा कि वो परिकल्पना करते रहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, समझ गया, कि अगर मैं ये होता तो ये करेंगे, अगर मैं मतलब अगर इतना पढ़ेंगे तो हम IAS बनेंगे, ये चीज़ परिकल्पनात्मक चिंतन है। भाषा में संप्रेषणशीलता, भाषा जो है बोलने का तरीका जो है वो अच्छा हो जाता है, उसको सोचने समझने निर्णय लेने और समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये सब इसकी विशेषता है, आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है हर एक चैप्टर से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इसी तरह हम आगे और वीडियो लेकर के आएंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी अगले वीडियो में हम कराएंगे। चलिए धन्यवाद।